हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सेकंड लेक्चर कवर करेंगे पीटी 365, जो कि आपकी ओरिएंटेड होगी। ये क्लास पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स पर हम पूरी बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पीटी 365 का पॉलिटी सेक्शन कवर कर दिया था 4 लेक्चर में, और इकोनॉमिक्स का कल मैंने पहला लेक्चर भी पोस्ट कर दिया था। और आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा जिसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे आज यहाँ पे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर किए, वहीं फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड भी शुरू के 2 लेक्चर को कवर किया था टॉपिक को। और आज का ये जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा ये थोड़ा सा लेंथी होगा, बड़ा लेक्चर होगा, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक्स की पीटी को भी 4 से 5 लेक्चर में कवर आउट कर लेना है, क्योंकि इसके बाद हमें एनवायरमेंट करना है। हालांकि मैं थोड़ा सा डिले चल रहा था, लेकिन कोशिश रही कि अब रेगुलर क्लास करते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी इसे कवर कर पाए। तो आज के लेक्चर हमारे सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेट से शुरू होंगे। यहां से लेकर फिर हम लोग जो है कि श्रम रोजगार के बारे में पढ़ेंगे और बैंकिंग और मौद्रिक नीति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लगभग मान के चलो कि आज 8 से 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, और जहां से एक ना एक प्रश्न आपको यूपीएससी में देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको मंथली मैगजीन और पीटी 365 की मैगजीन, फिर हम कुछ दिनों में यूपीएससी के जो टेस्ट पेपर होंगे विजन के स्पेशली या दृष्टि आईएएस के, हम उसे भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा इस तरीके से, पब्लिक डेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि वहां पर मैं इसकी पीडीएफ जो है पोस्ट कर देता हूं एवरी पीटी 365 कंप्लीट होने के बाद। हालांकि आप लोगों को वेबसाइट से भी मिल जाती होगी, टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट भी कर देता हूं, लेकिन मैं दोबारा ये पोस्ट करता हूं जो मैं अंडरलाइन कर देता हूं या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें लिख देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख देता हूं, ताकि आप जब उस पीडीएफ को क्लास के साथ रेगुलर पढ़ रहे होते हो तो आपको रिवीजन थोड़ा जल्दी होता है, क्योंकि आपको फिर मेरे तरीके से पढ़ने में आसान हो जाता है। तो इसीलिए पीडीएफ भी आप वहां पर ले सकते हो। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक है हमारा पब्लिक डेट के बारे में बात करें। अब ये जो सार्वजनिक ऋण होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग जो ऋण लेते हैं, अर्थात जब हम अपने कामों के लिए या अपनी जरूरतों के लिए ऋण लेते हैं, जैसे घर बनवाना हो, गाड़ी लेनी हो, या कोई किस्तें भरनी हो, तो इस तरीके के जब ऋण लेते हैं तो हम उसे निजी लोन कहते हैं, यानी कि पर्सनल लोन कहते हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा कि हाउसिंग लोन मिलेगा, कार लोन मिलेगा, पर्सनल लोन मिलेगा। पर्सनल मतलब कि मैं उस लोन का प्रयोग अपने व्यक्तिगत यूज के लिए कर सकता हूं, किसी पब्लिक के लिए नहीं। लेकिन जब सरकार किसी प्रकार का ऋण लेती है तो सरकार अपने लिए नहीं, बल्कि समाज का कल्याण करने के लिए, देश में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए सार्वजनिक ऋण के रूप में लेती है। तो उसी को हम लोग पब्लिक डेट कहते हैं। इसके रिगार्डिंग अभी आईएमएफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन जो रिपोर्ट है उसको जारी किया, और जिसमें कहा कि भारत का जो सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात है 2005-06 में 81% से बढ़कर 2021-22 में 84% हो गया है। हालांकि 22-23 में दोबारा 81% पर आ गया। अब यहां पर समझना है कि 2005-06 में जब आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब आपका 81% था, और 21-22 में भाजपा सरकार में 84% हो गया था, लेकिन दोबारा 22-23 में 21% हो गया। अब पहली चीज ये समझनी है कि क्या किसी भी देश के लिए ऋण लेना ज्यादा अच्छी बात है? तो मैं कहूंगा नहीं। सार्वजनिक का अगर आपको कल्याण करना है तो आप अपनी बचत में से कीजिए। आप दूसरे का ऋण लेकर आप कल्याण कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आम भाषा में कहें कि उधार लेकर घी नहीं पीना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी जरूरतों को अगर पूरा करना चाह रहे हो, अपनी शौक को पूरा करना चाह रहे हो, तो अपनी मेहनत से करो, अपनी कमाई से करो, उधार लेकर मत कीजिए। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर सरकार का ये जो कर मतलब जो ऋण है और जीडीपी का अनुपात अगर कम हो गया 81%, तो ये अच्छा संकेत है। जबकि कोविड के दौरान 21-22 में सरकार को सार्वजनिक रूप से पैसे अधिक खर्च करने थे, इसलिए उसे ऋण अधिक लेना पड़ा, और वो जो है कि 84% हो गया था। तो ये जो ऋण जीडीपी यानी कि डेट जीडीपी का जो रेशियो है, जितना कम रहेगा उतना ही बेहतर होगा। आगे बात करेंगे अगर हम इस बारे में, तो सार्वजनिक ऋण के बारे में बात करें कि सार्वजनिक ऋण क्या होता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में अगर आप समझना चाहोगे तो जैसे कि सार्वजनिक ऋण केंद्र की देनदारियों को दर्शाता है। देनदारी का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो ऋण लिया गया है उनको रिटर्न करना होता है। जैसे वर्ल्ड बैंक से हम लोग पैसा लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेते हैं, या अलग अलग वैश्विक संस्थानों से भी जब हम पैसा लेते हैं तो उन्हें हम वापस भी तो करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो हमारी लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। इकोनॉमिक्स की टर्म्स में एसेट का मतलब होता है परिसंपत्ति, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, फ्रूटफुल होती है, जो हमें फायदा देती है। लेकिन लायबिलिटी क्या है? अगर मान लो मैं कहूं कि आपको किसी महीने अपने किराया भरने, रूम का रेंट भरना है,
और आपने अपने दोस्त से पैसा लिया 5,000 रुपए कि भाई मुझे रूम का रेंट भरना है, मैंने रूम का रेंट भर दिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपके घर से जो पैसा आएगा वो आपके 5,000 सेफ हो गए। नहीं, आपको वो 5,000 अपने दोस्त को रिटर्न करना है, क्योंकि उसने अपनी पॉकेट मनी से या अपना रूम का रेंट रोक कर आपको दिया, तो आपके ऊपर वो लायबिलिटी है। आप उस बंदे को पैसा रिटर्न नहीं करोगे तो दोबारा वो पैसा बंदा नहीं देगा आपको। इसी तरीके से भारत सरकार भी अगर इंटरनेशनल जो संस्थान है उनसे अगर पैसा लेने के बाद वापस नहीं करती है तो कहीं ना कहीं फिर भारत का क्रेडिट खराब होगा और भारत को भविष्य में आवश्यकता पड़ने पे किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं सार्वजनिक ऋण, अर्थात ये बैंक की देनदारियां दिखाता है केंद्र सरकार की, और जिसका उल्लेख ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 292 में कि इस ऋण का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाएगा। भारत की संचित निधि का आर्टिकल कौन सा है? 266। 266 आर्टिकल जो है भारत की संचित निधि से संबंधित है, लेकिन आर्टिकल 292 कहता है कि सार्वजनिक ऋण का भुगतान केंद्र सरकार संचित निधि से कर सकती है। अब यहां पर अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो मार्च 2023 के अंत तक केंद्र सरकार का जो सार्वजनिक ऋण था वो जीडीपी का लगभग 57.1% था। मान लेते हैं कि अगर जीडीपी हमारी 100% है, यानी कि 100 रुपए है, तो इसमें से लगभग 57 रुपए जो है कि ऋण है जो हमें रिटर्न करना है। तो भारत सरकार के पास कितना रुपए बचा जनता के ऊपर खर्च करने के लिए? केवल 43 रुपए बचा। मैं कहता हूं कि अगर ये पैसा 43 की जगह 60 रुपए हो जाए और जो ऋण है 57 रुपए से घट के 40 रुपए हो जाए तो भारत सरकार के लिए अच्छा होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ की जनता को लाभ पहुंचा सकेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर ऋण का ही रेशियो ज्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं हम खराब स्थिति में हैं। तो इट मीन्स कि जीडीपी के रेफरेंस में जितना भी ऋण कम होगा सार्वजनिक स्तर पे वो उतना ही बेहतर होता है उस देश और उस समाज और उस राष्ट्र के लिए। चीजें समझ में आ रही होंगी मैं उम्मीद कर रहा हूं। साथ में मार्च 2022-23 में अगर आप देखोगे तो सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू अनुपात का जीडीपी का 81% था। ठीक है, और मार्च 2022 के अंत तक आंतरिक घरेलू ऋण सार्वजनिक ऋण का 94.6% था। जो आंतरिक घरेलू ऋण था वो हमारे सार्वजनिक ऋण का लगभग इतना था। तो कहीं ना कहीं ऋण कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे ऊपर क्यों इतना जो है कि उच्च सार्वजनिक ऋण हो रहा है। भाई हम क्यों इतना हाई जो है कि ऋण ले रहे हैं, हम क्यों इतना पैसा ले रहे हैं? आपने कई बार मीम्स में भी सुना होगा या वायरल वीडियोस में सुना होगा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि पिछले 70 सालों में भारत सरकार ने केवल 65 लाख करोड़ रुपए का वो लिया था, ऋण लिया था, 65 लाख करोड़ जो भी हो। लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछले 9 सालों में करीब 165 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया, यानी कि 100 लाख करोड़ रुपए जो है कि उधार ले लिया, ऋण ले लिया। तो ये पैसा जो है कि दोस्तों आपसे ही तो भरा जाएगा। आपसे भले न लिया जाए पैसा, लेकिन आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी एक लोकतांत्रिक देश में, जो योजनाएं मिलनी चाहिए थी उन योजनाओं और सुविधाओं में कटौती होगी, तभी तो पैसा जो है कि सरकार भरपाई कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक ऋण क्यों इतना लिया जा रहा था उसके पीछे की बातों को हम समझेंगे। पहली चीज कि कोविड-19 की जब बीमारी आई थी, महामारी कह सकते हो, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए राजकोषीय जो है कि प्रोत्साहन दिया गया। जैसे आत्मनिर्भर भारत योजना का पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी योजनाएं शुरू की गई थी जिसमें कोविड के दौरान जो अर्थव्यवस्था हमारी डंप हो रही थी, लोगों की स्थिति खराब हो रही थी, उसे बढ़िया करना था, फिर चाहे राजकोष पे कितना भी घाटा हो गया। वहीं अवसंरचनाओं से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाया गया। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सड़क हो, परिवहन हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, एम्स हो, इन सभी अवसंरचनाओं में जो है कि निवेश किया गया। वहीं सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर जारी रखने के लिए सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ सकता है। अब जैसे मैं कहूँ सब्सिडी की बात हो गई, एमएसपी की बात हो गई, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, छात्रों को वजीफा हो गया, या फिर जो है कि महंगाई भत्ता हो गया, या बेरोजगारी भत्ता हो गया, अलग अलग जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से समाज का कल्याण किया जाता है, इस तरीके की योजनाएं लगातार करनी पड़ती हैं जिससे समाज का कल्याण हो सके, गरीब और वंचित वर्गों का। तो इसके लिए सरकार को पैसा लेना पड़ता है, अधिक से अधिक ऋण लेना पड़ता है, और ब्याज चुकाने की लागत में भी वृद्धि हो रही है। यानी जो हमें ब्याज, जिस ब्याज रेट पर हम इंटरनेशनल संस्थाओं से जो पैसा लेते हैं उन्हें जो रिटर्न करना होता है, तो इसमें भी हमारा बहुत अधिक पैसा जाता है। जब मैंने बजट की क्लास पढ़ाई थी आपको, सेंट्रल बजट और स्टेट बजट, तो उसमें मैंने बताया था कि रुपया कहां पर सबसे अधिक जाता है और कहां सबसे अधिक आता है। तो रुपया हमारा सबसे अधिक ब्याज भुगतान में ही जाता है जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं से लेते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे निहितार्थ। निहितार्थ का मतलब क्या है कि हमने अगर कोई पैसा खर्च किया तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हम देखेंगे। जैसे जलवायु परिवर्तन अनुकूल, ग्रीन ट्रांजिशन जैसी उभरती प्राथमिकताओं को हमने फोकस किया। अगर हम ग्रीन ट्रांजिशन की ओर बढ़ेंगे, चाहे वो हाइड्रोजन मिशन हो 2047 का, या फिर जितने भी हम फ्यूल वगैरह की बात कर रहे हैं कि ताकि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन बढ़ सके, तो राजकोषीय संसाधन सीमित हो जाते हैं। वहीं ब्याज भुगतान पर जीडीपी का लगभग 5% खर्च होता है। जीडीपी हमारी जितनी भी है, मान लेते हैं कि अगर 100 रुपए हम जीडीपी के रूप में मानते हैं, तो इसमें से 5 रुपए हम केवल और केवल ब्याज का भुगतान कर रहे हैं।
ब्याज भुगतान करने का मतलब हो गया कि अभी तो हमें मूलधन भी देना है लेकिन अभी हम ब्याज ही भुगतान कर रहे हैं, तो 95 रुपये तो बचा, 5 रुपये फालतू जा रहा है। वहीं क्राउडिंग आउट का प्रभाव भी पड़ता है, यानी कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो जाती है तो क्या होता है, निवेश संबंधी निजी व्यय में कमी आने लगती है। अगर अगर आप देखोगे कि ब्याज की दर बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निवेश जो है कि कम करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको अपना घर बनवाना है, घर बनवाने में निवेश ही तो कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ अपना समय का, पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो घर बनवाने के लिए। लेकिन जब आप जाते हो मार्केट में यानी बैंक में और कहते हो साहब मुझे लोन चाहिए, लेकिन वो लोन आपकी जानकारी में था क्या 6% पे हाउसिंग लोन मिल रहा था, हाउसिंग लोन ले लेंगे तो हम घर बनवा लेंगे 6% पे, यानी 1 लाख पे हमें 600 6,000 जो भी रुपए देना होगा हम वो दे देंगे 6,000 रुपए। लेकिन जैसे आप बैंक पहुंचते हो और आप देखते हो कि सर यहाँ पे जो है कि बहुत ही कम पैसा रह गया बैंकों में लोन देने के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम आपको देना चाहेंगे तो कम से कम आपसे 10% का ब्याज लेंगे। इट मीन्स कि क्या हो गया, जहां पर ग्राहक सोच के गया था कि 1 लाख पे मुझे 6,000 रुपए देना पड़ेगा, वहां अब 1 लाख पे 10,000 रुपए उसे देना पड़ रहा है, बैंक ऐसा कह रहा है। तो ये होता है क्राउडिंग इफेक्ट, तो इसकी वजह से भी जो है कि प्रॉब्लम आ रही है। अब यहां पर हम कुछ संबंधित सुर्खियों को भी देख लेते हैं कि जैसे अभी वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसने इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 जारी की, जो कि निम्न और मध्यम आय वाले 122 देशों के आंकड़ों पर आधारित थी, और जिसमें यह कहा गया कि 2022 में कुल मूलधन और ब्याज मिलाकर 443.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है। अगर देखा जाए भारत की स्थिति के बारे में, उसने कहा कि ऋण भुगतान की जो लागत है इसकी ग्रॉस नेशनल इनकम की 2% है, और अगर हम बात करें तो इसमें प्राथमिकताओं में कमी हो रही है और धन का बाहर जाना, ये भी इसमें जो है कि अब जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश की प्राथमिकता होती है स्वास्थ्य शिक्षा, इस पर खर्च करना चाहिए, लेकिन ऋण भुगतान करने की वजह से इस पर खर्च में कमी आ रही है, अर्थात जो सार्वजनिक योजनाएं हैं, सार्वजनिक जो कल्याण है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो यहां पर यह चीज समझ में आ गया कि प्राथमिकताओं में क्यों कमी आने लगेगी। ठीक है, अब इसी में एक टर्म्स आती है बजटेतर उधारियां, बजटेतर उधारियां जिसको ऑफ बजट बोरोइंग या ओबीबी भी कहते हैं। अब जैसे बजटेतर का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं इसे समझाने से पहले आपका जो सबसे कॉमन शब्द है वो आपने सुना होगा संविधानेतर, अक्सर सुना होगा ये शब्द जो है कि संविधानेतर। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लिखते हैं कि संविधानेतर संस्था है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं नीति आयोग की, कि नीति आयोग क्या एक संविधानेतर संस्था है, मतलब होता है कि जो संस्था संविधान के प्रावधानों में कहीं भी वर्णित नहीं है, बल्कि सरकार ने अपने एक रेजोल्यूशन या प्रस्ताव के माध्यम से उस संस्था का गठन किया जो संविधान से आगे जाके हुई है, तो संविधानेतर कहते हैं। उसी तरीके से जो बजट, जो प्रावधान ऐसे होते हैं जो बजट में नहीं होते हैं या बजट के बाद उसका यूज किया जाता है, तो उसे हम बजटेतर कहते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूं कि अभी हाल ही में सोशल सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने भारत सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो यहां पर आप देखोगे बजटेतर का मतलब होता है ऑफ बजट का मतलब, भाई शब्द में ही लिख रहा है कि जो बजट में मेंशन ही नहीं है, यानी बजट से अलग। जैसे संविधानेतर हम एक टर्म्स यूज करते हैं, तो ये सामान्यतः उन उधारियों को कहा जाता है जिनका बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं होता, मतलब एक ऐसी उधारी होती है जो हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि बजट में क्या होता है, हमें उधारी को भी दर्शाना होता है, क्योंकि उस उधारी का भुगतान हमें कहां से करना होता है, आर्टिकल नंबर 266 में वर्णित संचित निधि के माध्यम से करना होता है। लेकिन उस उधारी को हमें क्या दिखाना होता है, बजट में दिखाना पड़ता है। लेकिन कुछ उधारियां ऐसी होती है जिसे हम बजट में मेंशन नहीं करते हैं, और उनके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और देखा जाए तो राजकोषीय निहितार्थों के बावजूद बजटेतर उधार जो होते हैं वो राजकीय संकेतकों की गणना का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि जब हमने बजट में ही उसे मेंशन नहीं किया गया तो उसके लिए हम कहां से उसका वो कर सकते हैं, उसका हिस्सा नहीं बन सकते। और सरकार प्रत्यक्ष रूप से बजटेतर उधार भी नहीं लेती है, क्योंकि अगर बजटेतर उधार सरकार प्रत्यक्ष रूप से लेगी तो कहीं ना कहीं उसे अपने बजट में मेंशन करना पड़ेगा और उसके भुगतान की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसीलिए इसके द्वारा क्या होता है कि सरकार किसी अन्य सार्वजनिक संस्था द्वारा जो उधार लिए जाते हैं उसके माध्यम से इसका प्रयोग करती है। जैसे मान लेते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एफसीआई हो गया, जैसे खाद्य सब्सिडी बिल का भुगतान करने के लिए एफसीआई के द्वारा लिया गया उधार। तो एफसीआई क्या, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत चल रहा है, लेकिन ये एक सार्वजनिक संस्था है, इसके द्वारा जो भी ऋण लिया गया होगा इसका भुगतान भी भारत सरकार ही करेगी, लेकिन इसके ऋण को भुगतान करने के लिए बजट में शो करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए बजटेतर उधारियां सामान्यतः सरकार डायरेक्ट नहीं लेती है, पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ये यूपीएससी पूछेगा। दूसरा स्टेटमेंट, ये सामान्यतः सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा लिया गया उधार होता है जिसका पुनर्भुगतान भारत सरकार भारत की संचित निधि आर्टिकल नंबर 266 के अंतर्गत करती है। अब बात करेंगे कि सरकार द्वारा कई बार ऐसा क्यों किया जाता है कि वो बजटेतर उधारी जो है कि ली जाती है, क्यों ली जाती है भाई बजटेतर उधार की बात करें तो पहली चीज कि एफआरबीएम जो एक्ट है, ठीक है, एफआरबीएम की बात करेंगे तो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट जो एक्ट 2003 है, ये कहता है कि राजकोषीय घाटे को लक्ष्य को जो है कि हमेशा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि 5.5% से कम करो राजकोषीय घाटा, तो इस लक्ष्य से भी बच जाते हैं।
वहीं आर्टिकल 293 जो संविधान का कहता है कि उधार लेने की भी एक सीमा होती है, हम उधार उससे अधिक नहीं ले सकते। अगर कहा जाए कि भाई 100 करोड़ से अधिक आप उधार नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी सरकार को लेना होता है, तो बस टेतर में चली जाती है और जिससे आर्टिकल 293 का भी उल्लंघन नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे। साथ में यह भी कहा जाता है कि यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र का कोई बकाया ऋण है, तो ऐसे ऋण जहां केंद्र गारंटर है, तो उस स्थिति में राज्यों को नए ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन राज्य सरकार भी अपने बचाव के लिए क्या करती है, सार्वजनिक संस्थाओं का प्रयोग कर लेती हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपका अब देखा जाए कि जो ऑफ बोरोइंग बजट है, अगर ये अधिक हो रहा है तो इसका प्रभाव क्या है। पहली चीज कि तो अदृश्य देनदारी होती है और जिसकी वजह से क्या होता है, सरकार ऋण के जाल में फंस जाती है। यानी एक ऋण का भुगतान करने के लिए सरकार को दोबारा ऋण लेना पड़ता है, तो ये ऋण के भुगतान में फंस जाएगी, यानी सरकार का कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, डेट ट्रैप जिसे कहते हैं। और साथ में इससे जवाबदेही पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसकी जांच भी नहीं की जा सकती कि कितना जो है कि ऑफ बोरोइंग बजट लिया जा चुका है। और जैसे इसके तरीके क्या है, जैसे राष्ट्रीय बचत योजनाएं हो गई, सरकारी फुल सर्विस बॉन्ड हो गया, घरेलू विदेशी बाजार से उधार लेना, तो ये सभी चीजें जिनकी कोई जांच भी नहीं हो सकती। और ऐसे में क्या होता है, सरकार बहुत बड़ा एक कर्जा अपने देश के ऊपर ला सकती है। तो इन सब चीजों पे जो है कि कम कटौती करनी चाहिए। अब बात करेंगे हम करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता जो होता है, चालू खाता घाटा, इसकी बात करेंगे। हालांकि इस टॉपिक को मैंने जो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, ये आपके मेंस ओरिएंटेड जो है, यहाँ पर बहुत डिटेल से बैलेंस ऑफ पेमेंट, सीओडी क्या होता है, सीएडी क्या होता है, इसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं अर्थव्यवस्था पे, मेंस ओरिएंटेड पूरा अप्रोच जो है कि मैंने इसमें नोट्स में तैयार कर दिया है। संडे शाम तक जो है कि वो भी सारे नोट्स मिल जाएंगे। हालांकि अभी 7 से 8 नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अब बाकी 3-4 जो नोट्स है वो भी संडे तक आपको मिल जाएंगे, जिसमें सोशल इश्यूज होगा, सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और उसकी जानकारी के लिए आप परसों वाली एक वीडियो देख सकते हो, मैंने उस वीडियो को पोस्ट किया था। तो अब अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो देखो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट होता कौन सा है, उसका घाटा तो हम बाद में पढ़ेंगे ना। पहले हम ये देखेंगे कि भारत सरकार इसमें क्या करती है। इसमें जो डेफिसिट होता है उससे पहले कि करंट अकाउंट होता क्या और उसमें क्या क्या काम किया जाता है, तो चलो एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये बीओपी के अंतर्गत आता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आता है। अब जैसे क्या होता है, भुगतान का संतुलन, जैसे हम कितना भुगतान कर रहे हैं और कितना भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। क्योंकि जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई व्यापार कर रहे होते हैं किसी देश के साथ, किसी संगठन के साथ, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक बीओपी अकाउंट चाहिए होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत 2 अलग अलग प्रकार के खाते आते हैं। एक होता है चालू खाता, जिसको हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं, एक होता है पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब बात करेंगे कि सर चालू खाते में हम क्या चीजों को खरीद सकते हैं, या किसका आयात कर सकते हैं, किसका निर्यात कर सकते हैं, या फिर कैपिटल अकाउंट में हम किसका आयात निर्यात कर सकते हैं। आप देखोगे कि जो करंट अकाउंट है ना, ये स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए तो ये समझ लो भारत की आधी अर्थव्यवस्था आप समझ गए। सारी अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा इसी में देखने को मिलेगा, इस छोटे से स्ट्रक्चर में। तो आप देखोगे करंट अकाउंट में 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड अकाउंट, विजिबल दृश्य, और एक होता है इनविजिबल दृश्य, यानी अदृश्य होता है। इट मींस कि क्या हो गया, एक होता है इनविजिबल और एक होता है ट्रेड अकाउंट। या ट्रेड अकाउंट का मतलब होता है कि जब हम वस्तुओं का व्यापार करते हैं, सेवाओं का नहीं, मैं सेवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, वस्तुओं का केवल कर रहा हूं, गुड्स का। क्योंकि ये विजिबल होती है, जिसको हम फिजिकली रूप से टच कर पाते, महसूस करते हैं कि हाँ ये मोबाइल है, या ये कोई फ्रिज है, ये टीवी है, कूलर है, एसी है, तो ये आपकी वस्तु हो गई। और वस्तुओं का व्यापार होने के लिए ट्रेड अकाउंट भी इसे कहा जाता है, जिसमें आयात निर्यात होता है। और वहीं इनविजिबल जो अकाउंट होता है वो सेवा यानी सर्विस हो गई, और जो लाभ प्राप्त होता है, जो आप रेमिटेंस, जो विदेशों से हमें पैसा प्राप्त होता है, जो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट देती है ना कि भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त होता है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको आता है, तीसरे नंबर पे चाइना आता है। तो जो सर्विसेज वगैरह हम लोग देते हैं, ये एक तरीके से आप केवल महसूस कर सकते हो, लेकिन उसको छू नहीं सकते, इसको दृश्य नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका करंट अकाउंट के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। और जब इसी करंट अकाउंट में घाटा होने लगता है तो हम इसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको हम लोग सीएडी कहते हैं। घाटा कब होता है दोस्तों, जब हमारा आयात अधिक हो रहा हो और निर्यात हमारा कम हो रहा हो। डेफिसिट कब होगा, मैं कहूं कि आपकी, मान लीजिए कि आपके पास जो है कि आप उधार जो है कि 100 रुपए लेते हो और कमाते हो 50 रुपए, 70 रुपए कमाते हो, तो आप 30 रुपए घाटे में रहोगे। हर महीने उसका मैनेजमेंट करते रहोगे कि यार मैंने महीने के एंड में जो है कि अपने दोस्तों से 5,000 रुपए उधार ले लिए और मेरे घर से आता है केवल 3,000 रुपए, तो 2,000 रुपए मैं उनके कहां से दूंगा, 2,000 रुपए घाटे में होगा। इट मीन्स कि आपका आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। और कब फायदे में होगे, जब निर्यात ज्यादा होगा, आयात कम होगा। तो इसी को कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। इट मीन्स कि इन शॉर्ट में कहूं कि जब आपकी वस्तुओं का निर्यात ज्यादा होगा और वस्तुओं का आयात कम होगा, तो आप करंट अकाउंट के प्रॉफिट में चलोगे।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ चाइना से सबसे अधिक व्यापार होता है, और भी देशों से हम सबसे अधिक आयात करते हैं वस्तुओं को। और जब वस्तुओं का आयात ज्यादा कर रहे हैं, हम भारत में जो है कि निर्यात कम कर पा रहे हैं भारत से, तो कहीं ना कहीं हम डेफिसिट में चल रहे हैं। इट मीन्स की करंट अकाउंट डेफिसिट, इसी को हम कहते हैं सीएडी। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट की बात करें, पूंजीगत खाता, जिसमें आपकी निवेश आते हैं, यानी एफडीआई, एफआईआई, ठीक है, ऋण आते हैं, और एनआरआई के बैंक अकाउंट्स भी आते हैं। हालांकि इन सभी चीजों को मैं मेंस वाले नोट्स में जल्दी शुरू करने वाला हूं, मंडे से क्लास शुरू होगी, जिस भी नोट्स पे आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट या ज्यादा डिमांड आएगी। तो यहां पर आप देखोगे कि निवेश की मैं अगर बात करूं, एफडीआई, एफआईआई, या फिर ऋण की बात करूं, सरकारी ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधारी या एनआरआई बैंक खाते, तो इनकी अगर हम बात करें तो पूंजीगत खाते के अंतर्गत ये आते हैं। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो दो कैटेगरी होती है, इनफ्लो और एक आउटफ्लो होती है, तो ये भी हम लोग समझ लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि बीओपी के अंतर्गत ही दो व्यापार होते हैं, जिसमें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब आ जाओ टॉपिक पर। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब यहां पर कहा जा रहा है 2024 की पहली तिमाही में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी पहली तिमाही में भारत का जो चालू खाता है सीएडी बढ़कर 9.2 बिलियन डॉलर हो गया। सीएडी मतलब डेफिसिट हमारा बढ़ गया। डेफिसिट का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं हमने आयात ज्यादा किया, निर्यात हमने कम किया, वस्तुओं का आयात ज्यादा हो रहा है, और 1.5 बिलियन पहले डॉलर था। हालांकि दूसरी तिमाही जो 23-24 की आप देखोगे तो इसकी जीडीपी के 1% पर आकर रुक गया था, यानी घट गया था। अब यहां पर हम सीएडी के बारे में बात करेंगे। तो सीएडी, हालांकि मैंने आपको बता भी दिया कि ये होता है भुगतान संतुलन, यानी इसमें क्या होता है कि देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच किसी विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में, वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन को शामिल किया था, यानी कि आयात और निर्यात को शामिल करते हैं। लेकिन इसी में हम भुगतान संतुलन के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे देखो वस्तु भी आ रही है, बीओपी में आप देखोगे वस्तु भी आ रही है, सेवा भी आ रही है, और साथ में परिसंपत्ति भी आ रही है, ठीक है। इट मीन्स की क्या हो गया कि इसमें करंट अकाउंट भी आ रहा है और कैपिटल अकाउंट भी आ रहा है, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर में आपको दिखाया। लेकिन अब अगर हम केवल बात करें करंट अकाउंट की, तो बीओपी के अंतर्गत दो खाते होते हैं। एक होता है वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात से समय, जिसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट, और दूसरा होता है अंतरण भुगतान। इट मीन्स की होता है, इसको कैपिटल अकाउंट कह देते हैं। क्लियर है, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और पूंजी खाता वगैरह समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर अगर आपको अंतरण अकाउंट नहीं समझ में आ रहा, भुगतान, ट्रांसफर, पेमेंट जो होता है, जो इनविजिबल में होता है, तो जो निवासियों द्वारा किसी वर्तमान या भावी भुगतान के लिए निःशुल्क प्राप्त की जा सकती प्रेषण, उपहार, अनुदान, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया यहां तक के स्ट्रक्चर को। अब यहां देखते हैं कि भारत में सीएडी में वृद्धि क्यों हो रही है, घाटा क्यों बढ़ रहा है। घाटे का मतलब कब होता है, यहां पे मैंने क्या लिखा कि घाटा कब होगा, जब आपका गुड्स एंड सर्विसेज का आयात ज्यादा हो रहा है और उसका निर्यात कम हो रहा है, तो आपको घाटा होगा ही होगा। अब उच्च व्यापार घाटा, भाई बढ़ते आयात और घटते निर्यात के कारण कैट बढ़ रहा है। सेवा प्राप्तियों में भी गिरावट हो रही है, यानी भारत क्या होता है, सबसे अधिक जो है कि सेवा प्रदान करता है, सर्विस प्रदान करता है, उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। लेकिन अब इस सेवा प्रदान करने में भी, यानी कि रिसिप्ट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वैश्विक कारकों का भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी भारत की निर्यात उन्मुख सेवाओं और रेमिटेंस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर की जो समृद्धि है, ग्रोथ रेट है, वो कम हो रही है। तेल की बढ़ती कीमत से हम कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल पहले जो है कि 1 बैरल कम रुपए में ला रहे थे, अब उसे हम ज्यादा रुपए में ला रहे हैं। इट मींस कि आयात हमारा महंगा हो रहा है, और आयात की लागत जब बढ़ रही है तो सीएडी भी हमारा बढ़ रहा है ऊंची कीमतों की वजह से। एफडीआई की बात करेंगे तो एफडीआई में भी गिरावट देखने को मिली है, जिससे भुगतान संतुलन प्रभावित हुआ है। क्योंकि अगर बात करोगे तो अंकटाड ने अभी एक रिपोर्ट जारी की 2022 के लिए कि भारत को 49 अरब डॉलर का एफडीआई मिला है, जो कि 2021 की अपेक्षा 11% कम है। यानी एफडीआई में भी तो गिरावट आ रही है, तो कहने का मतलब हमारे पास आयात यहाँ पे एफडीआई का कम हो गया। अब यहाँ पर और हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि सीएडी अगर हमारा बढ़ रहा है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहली चीज कि भारत किसी बाह्य क्षेत्रक संकट में आए बिना जीडीपी के 2.5 से 3.0 के सीएडी को बनाए रख सकता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में कहा गया आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में। लेकिन वर्तमान में देखेंगे कि क्यों जो है कि सीएडी बढ़ सकते हैं, तो विदेशी निवेश, अगर हम बात कहें कि कहीं ना कहीं विदेशी संस्थागत निवेशक, जिसको हम लोग एफआईआई कहते हैं, और ये सामान्यतः एफडीआई से अलग होते हैं, इनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर हम देखें तो एफडीआई से ये अलग होते हैं। तो आप देखोगे कि ये पूंजी अगर अपनी निकालने लगे या सीमित पूंजी का ही निवेश करेंगे तो भी हमारा सीएडी बढ़ेगा। विनिमय दर की बात करें कि उच्च चालू खाता घाटा मुद्रा की वैश्विक मांग को कम कर सकता है, यानी कि डॉलर और रुपए की रेट में परिवर्तन हो सकता है। मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं, जिससे घरेलू बचत में गिरावट आ सकती है। और भुगतान असंतुलन, यानी भुगतान असंतुलन और भुगतान संकट अगर पैदा हो गया, जैसे कि एशियाई वित्तीय संकट 1997 में हुआ, या श्रीलंकाई संकट के दौरान देख सकते हो, या भारत में खुद 1991 में ये कहा गया कि केवल 15 दिन का ही पेमेंट करने की व्यवस्था हमारे पास बची थी। फिर हमने जो है कि न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी को ज्वाइन किया, जिसमें उदारीकरण, वैश्विक
विमुद्रीकरण वगैरह व्यवस्था को हमने अपनाया था। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं हम डेटेड सिक्योरिटीज की बात करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि बॉन्ड, सिक्योरिटीज, ठीक है, ये क्या होते हैं। हम लोग भी अक्सर देखते हैं कि सिक्योरिटी को अगर खरीदना चाहते हैं तो कहां से खरीद सकते हैं, बैंकों से खरीद सकते हैं, आरबीआई से या सरकारों से, या बॉन्ड क्या होते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे और इसमें भी हम डेटेड सिक्योरिटी की बात करेंगे। जैसे चालू वित्तीय वर्ष में दूसरी छमाही में बाजार में लगभग 6.55 ट्रिलियन रुपए उधार लेगी केंद्र सरकार, और बाजार उधारी में सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करेगी, जो कि जीडीपी का वर्तमान में कितना 5.9%। अब सरकार को उधार कहां से मिलेगा, सरकार क्या करेगी, हम आम पब्लिक से उधार लेगी। तो इसका मतलब ये थोड़े कि सरकार सबके घर जाएगी और एक एक रुपए लेके उधार मांगेगी। अगर एक एक रुपए भी उधार मांग ले तो 140 करोड़ रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन सरकार को यह काम नहीं करना है, बल्कि क्या करेगी, सरकार आम पब्लिक को कुछ सिक्योरिटीज बेचेगी। सिक्योरिटी में क्या होता है कि सरकार कहीं ना कहीं फिक्स अमाउंट करती है कि आप अगर मुझे आज 50,000 रुपए दोगे तो मैं एक साल बाद आपको 70,000 रुपए रिटर्न करूंगा। सरकार ऐसा भरोसा देती है और उसके लिए एक रिटर्न पेपर दिया जाता है, आपके नाम से जारी किया जाता है। और आपने क्या किया, 50,000 रुपए पेमेंट कर दिया। सरकार ने ऐसे पूरे भारत में कई लोगों को डिमांड कर दी और कई लोगों ने उसको खरीद लिया। तो सरकार के पास पैसा भी पहुंच गया और आपको एक साल बाद वो 70,000 रुपए रिटर्न भी करेगी। इसी को कहते हैं सिक्योरिटीज, क्योंकि इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये कहीं ना कहीं सेफ होता है। तो बात करेंगे जिस से क्या होता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति, सामान्यतः केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य लिखित यानी कि ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम बेच भी सकते हैं किसी और को, और ये व्यापार के लिए होता है एक तरीके। इसमें खासकर जोखिम मुक्त होता है, यानी कि गिल्ट एज लिखित, इट मींस कि इसमें कोई जोखिम नहीं होता है। अगर सरकार ने कह दिया कि हम आज आपसे 50,000 रुपए का खरीदेंगे और आपको 70,000 रुपए एक साल बाद रिटर्न मिलेगा, यानी 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा, तो सरकार आपको 70,000 रुपए देगी। इसमें यह नहीं कह सकती कि आर्थिक मंदी के दौर में गुजर रहे हैं या महामारी के दौर में गुजर रहे हैं, या जो है कि आपका जो इनपुट है या स्टॉक मार्केट है वो डाउन हो गया, ऐसा कुछ भी सरकार नहीं कह सकती आपसे। यानी इसमें कोई जोखिम नहीं है। अर्थात आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ऐसी प्रतिभूति होती हैं जो एक निश्चित ब्याज दर या फ्लोटिंग कूपन पे प्राप्त होती हैं, और इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर किया जाता है। अब इस लाइन को याद रखना, निश्चित ब्याज दर, इस लाइन का भी मैं प्रयोग करूंगा। निश्चित ब्याज दर क्या होती है, हालांकि इसकी जो मिनिमम अवधि होती है 5 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के लिए आप किसी भी सिक्योरिटीज को ले सकते हो। मान लेते हैं कि आपने 20 लाख रुपए का एक सिक्योरिटी ले लिया गवर्नमेंट से, और 5 साल बाद सरकार आपको 35 लाख रुपए रिटर्न करेगी, यानी 15 लाख का प्रॉफिट अगले 5 साल में। लेकिन आप 5 साल से पहले इमरजेंसी पड़ने पर भी उस सिक्योरिटी को भुना नहीं सकते हो, यानी 20 लाख रुपए आपके 5 साल के लिए लॉक हो गए मिनिमम, और अगर आप अधिक प्रॉफिट लेना चाहते हो तो लंबे समय तक लॉक करोगे। इसी को हम सिक्योरिटीज कहते हैं। अब यहाँ पे अंकित मूल्य का मतलब क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो अंकित मूल्य का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक सिक्योरिटी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और इस पे लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, लेकिन सरकार इसमें कितने में बेच रही है, 80,000 रुपए में। यानी आपने क्या किया कि 80,000 रुपए सरकार को दे दिए, यानी बैंकों को दे दिए, और वहां से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली जिसपे अंकित मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, 1 लाख रुपए। तो आपको सरकार कितना देगी, 1 लाख रुपए देगी, यानी 20% का प्रॉफिट देगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इससे जुड़े कुछ मुद्दे भी अगर हम बात करें। पहली चीज कि बाजार का जोखिम सबसे पहले बनता है, बाजार का जोखिम, यानी ब्याज दरों में अगर परिवर्तन हो गया तो जो निवेशक होते हैं जो उस प्रतिभूति को खरीदते हैं उनको ब्याज के उतार चढ़ाव में जो है कि नुकसान हो जाता है। अब जैसे मान लो आपने खरीदा तो कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा। पुनर्निवेश जोखिम, कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार जो है कि जब उसे भुना लेते हैं तो जब पुनर्निवेश करते हैं तो उस पर कम ब्याज मिलता है और रिटर्न भी कम हो जाता है, या फिर चल निधि जोखिम, ये सब भी होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी साथ में स्टेट पीसीएस एग्जाम जो है कि प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न पूछेंगे कि ट्रेजरी बिल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये 3 प्रकार के होते हैं, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्स और राज्य विकास ऋण होते हैं। अगर हम बात करें कि ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार से संबंधित एक विपत्र होते हैं, यानी कि एक लेटर होते हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं अल्प अवधि के लिए, सामान्यतः 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। साथ में ये शून्य कूपन प्रतिभूतियां होती हैं, यानी इस पे कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता। मतलब क्या होता है कि इसे अंकित मूल्य पर से कम बट्टे पर जारी किया था और इसे मोचन अंकित मूल्य पर किया था, रिडीम अंकित मूल्य पे। फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए इस पे 50,000 रुपए अंकित किया गया है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, लेकिन सरकार ने कहा कि आप हम इसे 35,000 रुपए में खरीद सकते हो, आप 35,000 रुपए में खरीद लो, और इस पेपर पे जो अंकित मूल्य है 50,000 रुपए, ये हम आपको 90 दिन बाद, 180 दिन बाद, 364 दिन बाद आपको भुगतान कर देंगे। तो इसी को कहते हैं ब्याज भुगतान नहीं होता, यानी आपको 35,000 रुपए कोई ब्याज नहीं मिल रहा है कि आप कहोगे सर हमें तो 10% का ब्याज चाहिए। 10% का ब्याज चाहे वो कम हो ज्यादा हो, उससे नहीं मतलब। सरकार ने कह दिया कि हम आपको 50,000 रुपए में इसको देंगे, ठीक है, रिटर्न 50,000 देंगे, और अभी आपसे 35,000 रुपए में खरीद रहे हैं। इतनी बात क्लियर।
वहीं एक होता है कैश मैनेजमेंट बिल, जो कि कहीं ना कहीं ट्रेजरी बिल के समान ही होता है, लेकिन इन्हें 91 दिनों से कम परिपक्वता की अवधि के लिए जारी किया जाता है। तो कैश मैनेजमेंट बिल 91 डेज से कम होते हैं, जबकि ट्रेजरी बिल 3 अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, 91, 182, 364। राज्य विकास ऋण की बात करेंगे, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की, तो ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के समान होते हैं, लेकिन इसे राज्य सरकारों द्वारा नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। जबकि जो ट्रेजरी बिल होती है वो भारत सरकार करती है। अब यहाँ पे सरकारी प्रतिभूति आपको मिलेगी कैसे, कैसे जारी होगी? तो सबसे पहली चीज, जारी करने के लिए सरकार ने आरबीआई को जो है कि इसकी जिम्मेदारी दी है, और आरबीआई ने ई कुबेर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जारी किया है, जहां पे नीलामी के माध्यम से आप इसको खरीद सकते हो। भागीदारी कौन कौन से बैंक से खरीद सकते हो? आप डायरेक्ट ई कुबेर से नहीं खरीद सकते, बल्कि उस ई कुबेर पर बेचने वाले कुछ व्यापारी हैं, जैसे वाणिज्यिक बैंक हो गए, जिसमें आपके एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आईसीआईसी हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए, ऐसे बहुत सारे कमर्शियल बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक भी होते हैं। वहीं आपके बीमा कंपनी हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गए, ये सभी ई कुबेर के सदस्य हैं जो इस नीलामी में भाग लेते हैं और फिर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड कराते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें कि कुछ इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी जो होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक और कॉर्पोरेट्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाजार में भाग ले सकते हैं, यानी ये भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और इसमें भाग लेने के लिए इन्हें अनुसूचित बैंक, प्राथमिक डीलर या विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इनकी प्रक्रिया पूरी की जाती है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑप्शंस की बात करें, यानी कि ओएमओ जिसे हम कहते हैं, आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है। इट मींस कि यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियों की या तो बिक्री करेगा या वो इनकी खरीद करता है। तो कहीं ना कहीं आप आरबीआई के माध्यम से सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाती है, खरीदी जाती है, और ये आरबीआई हर एक पब्लिक को नहीं देती, बल्कि ये कुछ लिस्टेड बैंकों को देती है, जो आर्टिकल मतलब कि जो आरबीआई एक्ट 1949 के तहत जो है कि अधिसूचित होती हैं। तो उन बैंकों को दी जाती है, और फिर उन बैंकों से कस्टमर डायरेक्ट खरीद सकते हैं। आप डायरेक्ट आरबीआई से नहीं खरीद सकते, लेकिन गवर्नमेंट से वो बैंक नहीं खरीदेगी, गवर्नमेंट से पहले आरबीआई लेगी, और आरबीआई जो है कि बेचेगी, खरीदेगी उन बैंकों को, फिर उन बैंकों के माध्यम से हम खरीद सकते हैं। और इसी में एक टर्म्स आती है बॉन्ड यील्ड। यील्ड क्या होता है दोस्तों, पहले इसको समझ लो। ये एक तरीके का प्रॉफिट होता है जो बॉन्ड पे मिलता है। सिंपल बात है कि आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बेचने का फैसला लिया, जिसमें 2023-24 में बॉन्ड यील्ड बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पे चला जाएगा। यानी बॉन्ड यील्ड जो होता है वो एक रिटर्न होता है। कैसा रिटर्न? जो निवेशक को उस प्रॉफिट के रूप में देखने को मिलता है जिसकी वो उम्मीद करता है कि अगर मैं 50,000 रुपए का कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी लूं और मुझे हो सकता है 90,000 रुपए मिले, तो 40,000 रुपए जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं उसका यील्ड होता है। और बॉन्ड की जो यील्ड होती है वो उसकी कीमत की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी बॉन्ड की अगर कीमत कम हो रही है तो यील्ड बढ़ेगी, यानी उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी की बात करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें तो जीएसटी काउंसिल जो होती है इसकी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पे अब जीएसटी टैक्स लगेगा 28%। ये एक नई जो है कि आप देखोगे कि भारत में एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है युवाओं के बीच में, कि वो गेमिंग चैनल को बहुत जो है कि यूट्यूब पे चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है कि यूट्यूब पर गेमिंग को देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। तो ऐसे में सरकार ने अब इस पे 28% का जीएसटी लगा दिया है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि जो टैक्स रेट है ये इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग पर 28% की जीएसटी लगेगी अब। लेकिन ये जीएसटी कब लगेगी ये समझना है। अब जैसे मान लो कि आपने गेम में एंट्री करी, जीएसटी जो दर है ये गेम में एंट्री के दौरान भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर लगेगा, न कि लगाए गए प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पे। फॉर एग्जांपल आप कसिनो खेलने जाते हो, सोचते हो कि चलो मेरी जेब में 50,000 रुपए हैं, मैं इस 50,000 रुपए से हो सकता है 5 लाख रुपए जीत के लाऊं। समझना मेरी बात को। तो 50,000 रुपए आप लेके गए तो ये आपकी प्रारंभिक वैल्यू हो गई कि आप फर्स्ट टाइम कसिनो में एंट्री करते हो, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हो और 50,000 रुपए की कहते हो कि मैं बिड खेलूंगा। बिड मतलब जुआ एक तरीके से खेलूंगा 50,000 रुपए का। तो जो आपने 50,000 रुपए एंट्री किए उस पर 28% क्या लग गई? जीएसटी लग गई। तो जो मालिक होता है कसिनो को वो कहता है सर 50,000 का जो 28% है वो तो हमने जीएसटी में ले लिया, अब जो भी आपके पास धनराशि बचती है, मान लो कि 35,000 38,000, इसी पे बस आप कसिनो खेल सकते हो, 50,000 पे नहीं खेल सकते, क्योंकि बाकी तो हो गई जीएसटी में। लेकिन अब यहां पे देखो सरकार ने अगला गेम क्या रखा। सरकार ने कहा कि केवल हम प्रॉफिट पे नहीं मतलब केवल स्टार्टिंग वैल्यू पे नहीं देखेंगे, हम प्रॉफिट पे भी आपसे टैक्स लेंगे, लेकिन वो टैक्स टीडीएस के रूप में होगा। जो भी दोनों प्रकार के आप जो गेम खेलोगे इसके लिए अलग चार्ज, इसमें जो भी आप जीतोगे, मान लो आप 50,000 रुपए लेके एंट्री करते हो, 5 लाख रुपए जीत जाते हो, तो उस पर भी 30% का टीडीएस काटा जाएगा आपके प्रॉफिट पे। देख लो सरकार की होशियारी, इसने एंट्री फीस पे लगाई 28% की जीएसटी, ठीक है। और मान लो आपका लक अच्छा रहा उस दिन और आपने जो है कि 5-6 लाख रुपए जीत लिए, तो इसमें क्या हुआ, आपको तो लगेगा चलो यार
28% ही जो जीएसटी लिया सरकार ने, बाकी तो हमें मिल गया। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, 50 जो 5 लाख आप जीते हो इस पे भी हमें 30% टीडीएस दो, टीडीएस भी इस पे काटा जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ही तरफ से आपका पैसा जो है कि लिया जाएगा। अब बात करेंगे कि यहाँ पर तो बात समझ में आ गई, मैं जिस कसीनो में मान लो खेलने जा रहा हूँ जिस कंपनी में, तो वो कैसे रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये बात कैसे पता चलेगी कि जो 28% मैंने जीएसटी दी 50,000 रुपए पे एंट्री फीस के तौर पे, वो जीएसटी सरकार को पहुंची कि नहीं पहुंची, कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके लिए जो भारतीय गेमर्स की जो कंपनियां हैं जो सेवाएं देंगी या कसीनो, ये खुद को क्या करेंगी, जीएसटी के प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराएंगी और यहीं पे अपने टैक्स का भुगतान देंगी। इट मींस कि एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 में इसके लिए संशोधन भी किया गया। मतलब कि आप जीएसटी भर रहे हो, उस कसीनो के मालिक को दे दिया आपने 28%, लेकिन कसीनो के मालिक ने सरकार को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, इसलिए उसको लीगल जो है कि परमिशन लेनी पड़ेगी जीएसटी प्राधिकरण से, तभी उस कसीनो पे रेड भी नहीं पड़ेगी और वहां पे खेलने वाले लोग निश्चिंत होकर खेल सकते हैं। तो वहां पे जितनी भी जीएसटी कटेगी वो सारा का सारा क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में चली जाएगी और उसके लिए उस कंपनी को, उस कसीनो को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा जीएसटी प्राधिकरण में। समझ आ गई बात? अब यहाँ पे जीएसटी की बात करें तो यह एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है जो कि बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित एक कर है और ये वस्तु के मूल्य वर्धन के प्रत्येक स्तर पे लगाया जाता है, यानी वैल्यू एडिशन पे इसको सामान्यतः लगाया जाता है। हालांकि 1 जुलाई 2017 को 101वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया और केलकट टास्क फोर्स ने अप्रत्यक्ष करों के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर जीएसटी की बात सबसे पहले 2000 में ही कर दी थी, सन 2000 में ही कर दी थी, लेकिन इसे लागू होते होते 17 साल लग गए। अब जीएसटी की संरचना की बात करेंगे तो इसमें 3 जीएसटी आते हैं। एक होता है सेंट्रल जीएसटी जिसको केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, एक होता है राज्य जीएसटी जिसको स्टेट सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और एक होता है अंतरराज्य जीएसटी यानी कि जो आईजीएसटी करके लिखा होता है ना, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जो है कि आप कह सकते हैं इंटर स्टेट, तो ये भी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 3 अलग अलग होते हैं, लेकिन बात आती है कि आखिरकार जो हमारे यहाँ पहले से टैक्स के सिस्टम चलते थे, एक्साइज ड्यूटी चलती थी, कस्टम ड्यूटी चलती थी, ठीक है, मनोरंजन टैक्स चलते थे, अलग अलग टैक्स चलते थे, क्या जरूरत थी जीएसटी लगाने की 2017? क्या 2017 से पहले देश नहीं चल रहा था या देश में टैक्स नहीं दिया जा रहा था? लेकिन उस टैक्स व्यवस्था में बहुत सारी कमियां थी और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया। तो सबसे पहली चीज की कौन कौन सी कमी थी? पहली कमी यह थी कि टैक्स के मामले में कोई एकल राष्ट्रीय बाजार नहीं था, यानी प्रत्येक राज्य अपने अपने नियमों के अनुसार अलग अलग जीएसटी ले रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे आज भी जो लीकर व्यवस्था है, शराब या ड्रिंक की बात करूं, इस पे अभी भी जीएसटी लागू नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक राज्य अपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यू एडिशन टैक्स जोड़ते हैं, वैट लगाते हैं। मान लेते हैं कि किसी कपड़े को आपने बिहार में खरीदा 10,000 रुपए में, उसी कपड़े को आपने उत्तर प्रदेश में खरीदा 8,000 रुपए में। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश कहता है कि हम यहाँ पे जीएसटी टैक्स जो है कि कम लगाते हैं। ऐसे में साउथ इंडिया में जाओगे तो हो सकता है वही कपड़े आपको केवल 5,000 रुपए में मिल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक राज्य की टैक्स की जो रेट है वो अलग अलग है और इसको एक जैसा होना चाहिए, इसलिए भारत सरकार ने जीएसटी लाया कि आप फिर उस कपड़े को चाहे बिहार में खरीदो या साउथ इंडिया में खरीदो या यूपी में खरीदो या दिल्ली में खरीदो, आपको मिलेगा 10,000 रुपए का ही, यानी टैक्स एक बराबर रहेगा। दूसरा, 2017 से पहले जो टैक्स की व्यवस्था थी वो काफी जटिल थी और जिसकी वजह से अधिकारी खुद उसी में उलझ जाते थे कि टैक्स कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी भी करते थे, अपने प्रॉफिट को नहीं बताते थे और टैक्स नहीं भरते थे। दूसरा एक मुद्दा था टैक्स कैस्केडिंग का। टैक्स कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स लिए जाने के बाद जो टैक्स हमने लिया है उस पर भी टैक्स लगता था। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है और उस पर जो है कि कहा गया भैया आपसे हमने 20 रुपए का टैक्स ले लिया है, तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी हो गई, 80 रुपए हो गई। लेकिन जो कैस्केडिंग का इफेक्ट था वो उस 20 रुपए पे भी 5 रुपए का टैक्स लग जाता था, यानी एक तो टैक्स लिया ही गया है 100 रुपए 20 रुपए, अब उस 20 रुपए पे भी टैक्स लग रहा है क्योंकि 20 रुपए क्या है, टैक्स वाली वैल्यू है, उस पर भी 5 रुपए लग गया, यानी 5 रुपए और घटौती करोगे तो 25 रुपए। इट मीन की कस्टमर यानी कि जो पब्लिक है उसे केवल 75 रुपए की प्रॉफिट, मतलब 75 रुपए मिलेंगे, 25 रुपए टैक्स में चले गए। तो टैक्स के ऊपर टैक्स ये भी थी, प्लस जो है कि टैक्स फाइल करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, इसलिए प्रौद्योगिकी को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी जो है कि सही करना था और कर संग्रह की उच्च लागत जो थी इसको भी कम करने के लिए कोशिश की जा रही थी। जैसे अगर आप देखोगे कि टैक्स का कलेक्शन मान लो कि 100 रुपए हो रहा है, लेकिन उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो सरकार की मशीनरी काम कर रही है, अधिकारी, विभाग, मैकेनिज्म, इसी में खर्च हो जा रहा है 150 रुपए। तो सरकार ने कहा कि जब हम 150 रुपए खर्च ही कर दे रहे हैं 100 रुपए कलेक्ट करने के लिए, तो हमारी लागत ज्यादा हो रही है, हमें तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, हम तो 50 रुपए नुकसान में जा रहे हैं। तो टैक्स के कलेक्शन की लागत को भी कम करना था कि अगर हम कलेक्शन 100 रुपए कर रहे हैं तो हमारी लागत केवल 40 रुपए हो कम से कम, तभी तो हमें 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। भाई टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो
बैठते हैं, आईटीओ ऑफिस जो दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिस, वहां पे जो कर्मचारी है उनकी भुगतान, सैलरी व्यवस्था, इन सब चीजों की लागत ही अगर इतनी अधिक है कि टैक्स कलेक्शन फाइनल कम आएगा, तो फिर फायदा क्या निकलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जीएसटी से संबंधित कुछ संस्थान हैं, जैसे मान लेते हैं जीएसटी नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है कि ये पूरे भारत में जो जीएसटी है उसके बारे में पूरी एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था शुरू करती है, और ये एक तरीके से कंपनी है जो गैर लाभकारी है, जो कि जीएसटी प्रणाली को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए, जैसे ऑनलाइन व्यवस्था, सारी सिस्टम चाहिए, इसको डेवलप करने के लिए इसको बनाया गया जीएसटी नेटवर्क को। लेकिन अभी सरकार ने जीएसटी जो काउंसिल है उसने जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी के रूप में बदलने का मंजूरी दे दी है, और जिसमें कहा कि अब जीएसटी नेटवर्क में 100% जो शेयर स्वामित्व होगा पूरी तरीके से गवर्नमेंट का होगा, जिसमें 50% तो केंद्र सरकार के पास रहेगा और बचा हुआ 50% संयुक्त रूप से राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरीज के पास रहेगा। इट मीन्स कि जो जीएसटी नेटवर्क है वो प्राइवेट कंपनी के रूप में नहीं बल्कि अब सरकारी कंपनी के रूप में काम करेगी, जिसमें 50% शेयर केंद्र सरकार के होंगे, 50% में आपके राज्य और केंद्र यूनियन टेरिटरी दोनों शामिल होंगे। वहीं जीएसटी अपीलिएट की बात करेंगे, यानी कि जो अपीलिएट ट्रिब्यूनल होता है, इसकी क्या भूमिका है, तो देखोगे जीएसटी जो अपीलिएट ट्रिब्यूनल है, ये जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत एक वैधानिक निकाय है। ये अपील का एक दूसरा मंच है जहां पे केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद का समाधान होता है ये किया जा सकता है। वहीं अभी हाल ही में जीएसटी में एक दूसरा संशोधन किया गया 2023 में, जिसमें योग्यता में बदलाव करते हुए कहा गया कि कम से कम 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य बनाया जाएगा जीएसटी ट्रिब्यूनल में, और साथ में अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों का भी उनके पास अनुभव होना चाहिए। लेकिन इसमें जो बाकी सदस्य और अध्यक्ष होंगे उनकी न्यूनतम आयु जो है 50 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट की जो आयु है अध्यक्ष के लिए 70 ईयर्स और सदस्य के लिए 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई। तो अपॉइंट होने के लिए लगभग 50 ईयर्स तो मिनिमम होनी चाहिए, साथ में आपके पास कुछ अनुभव भी होनी चाहिए अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित। लेकिन अगर रिटायरमेंट की एज की बात करें तो अध्यक्ष 70 साल पे और सदस्य 67 ईयर पे रिटायर हो जाएंगे। वहीं पे जीएसटी काउंसिल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 279 में जो जोड़ा गया, यानी अमेंडमेंट करके इसमें जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई। हालांकि एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया और इसको 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसे ऐड किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जब अध्यक्ष पूछा जाता है तो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं, न कि प्राइम मिनिस्टर। कई लोग प्राइम मिनिस्टर को ही गलत मान देते हैं। और सदस्य के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री राजस्व प्रभार और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री भी इसमें रहेगा। तो अध्यक्ष कौन रहेगा जीएसटी काउंसिल का, ये आपके केंद्रीय वित्त मंत्री रहेंगे। और इसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं मतदान के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, जिसमें 3/4 बहुमत को अगर हम 100% में अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें 33% बहुमत की हिस्सेदारी किसकी मतों की, केंद्र सरकार के पास दी गई है। अब आते हैं वाइंडिंग टैक्स बेस, यानी कर आधार का विस्तार। कर आधार का विस्तार अगर मैं कहूं इन शॉर्ट, अगर आपको पहले इसकी एक लाइन का अर्थ बता दूं कि पहले जो है कि हमारी जितनी भी जनसंख्या थी उसमें कितने लोग टैक्स पे करते थे और अब जो है कि कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कि जनसंख्या का विस्तार होना ही कैश जो टैक्स बेस होता है उसका वृद्धि होना कहते हैं, या यूं कहें कि उसका इनकम टैक्स जो होता है या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्स होता है उसका कलेक्शन बढ़ जाना। तो अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आयकर विभाग से कर आधार को विस्तृत करने के लिए 3 व्यापक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कहा है, जिसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और करदाता अनुकूल व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा है आयकर विभाग से। जैसे सरकारों ने कर आधार को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम में क्या है कि सभी बैंक खातों को आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कर दिया जा रहा है, जिससे जितना भी आप लेन देन कर रहे हो उसको ट्रैक करने में मदद मिल रही है। अब मान लीजिए आपने लेन देन कुछ ऐसा किया कि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो, फिर भी आप कहते हो कि नहीं सर मैं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता हूं क्योंकि मेरी जो इनकम है वो एक साल में 6 लाख रुपए से भी कम है, 5 लाख रुपए से भी कम है, तो मैं क्यों टैक्स भरूं। लेकिन सरकार कहेगी कि हमारे पास पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड है आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की वजह से कि आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, आपने 15 लाख किया, इट मींस कि आप टैक्स की रेट में आते हो, तो ये रिकॉर्ड किया रहा है। वहीं नए टीडीएस कोड की भी शुरुआत की जा रही है। अगर हम बात करें कि भारत में कराधान की स्थिति क्या है वर्तमान में, तो आप देखोगे कि टैक्स जीडीपी रेशियो यानी कर जीडीपी अनुपात, ये किसी भी देश की जीडीपी की तुलना में उस देश के कर राजस्व जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का अनुपात होता है। वर्तमान में भारत में जीडीपी की तुलना में ये 2023 में 11.1% है, यानी जीडीपी जितनी भी है हमारे भारत की उसमें आप देखोगे कि 11 रुपए हमें कहां से मिल रहा है, टैक्स के रूप में मिल रहा है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स में 6%, इनडायरेक्ट में 5.1% की भागीदारी देखने को मिली।
अगर किसी देश की कर जीडीपी का रेशियो कम हो रहा है तो इसका मतलब कि धीमी आर्थिक समृद्धि हो रही है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है, स्लो चल रही है। अगर किसी देश की जो जीडीपी अनुपात है वो कम होता जा रहा है, यानी जीडीपी के मामले में अगर किसी भी देश का टैक्स वैल्यू बढ़ता जा रहा है, मान लो मैं इसे कहूं कि ये 21 रुपए हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यानी यहाँ के लोगों की अब इनकम बढ़ रही है और वो 21 रुपए जो है कि अब टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं 11 रुपए से बढ़ के। तो ये अच्छी बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप दिखाती है। लेकिन अगर कमी है तो ये धीमी दिखाती है। आगे यहीं पे देखोगे कि आयकर रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले कुल जनसंख्या के लगभग 5.3% लोग हैं। भाई इनकम टैक्स रिटर्न के लिए वही फाइल कर सकता है यानी अप्लाई कर सकता है जिसने इनकम टैक्स को भरा हो। जब आपने इनकम टैक्स भरा ही नहीं मार्च में, तो आप कैसे अक्टूबर में, जुलाई में, अगस्त में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आप फाइल कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर 5.3% लोग इनकम टैक्स को फाइल कर रहे हैं रिटर्न के लिए, तो नो डाउट इतने लोग तो मिनिमम भर ही रहे हैं टैक्स। हालांकि इससे ज्यादा भी लोग भर रहे होते हैं टैक्स। कुछ लोग जो है कि रिटर्न के लिए फाइल नहीं करते कि हमें रिटर्न पैसा नहीं चाहिए टैक्स का, वो कहते जाने दो, हमें टैक्स रिटर्न नहीं लेना है। भारत में पहले आयकर की गणना 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा की गई थी, जो कि ब्रिटिश भारत के पहले प्रधान वित्त मंत्री थे। हालांकि इसे फिर अस्थायी तौर पे इस दौरान रद्द कर दिया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें तो इसने आंकड़ा दिया है कि 2013-14 की अपेक्षा 21-22 में निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह लगभग 121.18% बढ़ गया 2013-14 की अपेक्षा। यानी जब भाजपा सरकार पहली बार भारत में प्रवेश करती है 2014 में केंद्र के स्तर पे, तब से लगातार टैक्स का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स का। वहीं प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात में लगभग जो है कि 5.9% हो गया है और कर का जो उछाल देखने को मिला 2.52% का, जो कि पिछले 15 वर्षों में सर्वाधिक है। और बात करें कम कर के आधार क्या होते हैं, मतलब कम कर आधार के कारण क्या होते हैं, क्यों जो है कि हम कह सकते हैं कि कई सारे टैक्स बेस जो है कि कम होते हैं। क्या कहना है उनका कि बृहत आकार के अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति होती है, यानी अक्सर लेन देन क्या होता है हमारे भारत में, नकदी होता है, जिसके बाद क्या कह सकते हो कि बैंक और गवर्नमेंट के पास कोई इनकम डाटा होता ही नहीं है। इसीलिए जब आप बड़ी बड़ी डील को देखोगे, बड़े बड़े जो है कि बिजनेस कॉर्पोरेट घराने होते हैं, जब वो डील करते हैं तो कहते हैं भाई मुझे कैश दे देना, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे या बैंक में पैसे डालोगे तो सरकार और बैंक दोनों की निगरानी मेरा ये पैसा आ जाएगा, जिसके बाद मुझको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, लेन देन में ज्यादा भरोसा करते हैं कि भाई मुझे नकदी रुपए दे दो, नगद दे देना, चाहे 10 रुपए कम दे देना। तुम अगर आपसे 5 लाख रुपए लेने हैं तो कहता है चलो तुम 10,000 रुपए कम दे देना, 4,90,000 रुपए मुझे ऑनलाइन मत दो, बैंक में मत दो, डायरेक्ट पैसा दे दो, डायरेक्ट कैश दे दो। इससे क्या होगा कि सरकार की नजर में 4,90,000 रुपए मेरे अकाउंट में नहीं आएंगे, नहीं शो करेंगे, जिससे मैं टैक्स जो है कि कम दूंगा। तो ये एक कारण था सबसे बड़ा। और अब इन सभी नकदी को प्रोत्साहित किया जा रहा ऑनलाइन माध्यम से, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें आधार कार्ड को जोड़ा जा रहा है, डीबीटी हो गया, मोबाइल कार्ड जोड़ा जा रहा है, पैन कार्ड जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप ऑनलाइन करोगे तो उसकी सारी जानकारी सरकार के पास रहेगी और आप उसके लिए टैक्स को भी फाइल करोगे। वहीं कृषि आय पर भी जो है कि छूट दी जा रही है और भारत में लगभग 60% लोग इसी में जुड़े हुए हैं कृषि में, तो यहाँ पर जो छूट दी जा रही है इस वजह से टैक्स रेट भी कम हो रही है। कर मुकदमेबाजी की भी अधिक घटनाएं और तकनीकी विशेषज्ञता भी आपको देखने को मिलती है। अब इसी से संबंधित एक एंजल टैक्स भी टॉपिक चर्चा में रहा है। एंजल टैक्स क्या होता है कि वित्त मंत्रालय ने एंजल कराधान में बदलाव का प्रस्ताव दिया है कि विदेशी संस्थाओं को भी अब अधिसूचित किया जाएगा जो कर प्रावधानों में छूट प्रदान की जाएगी उन्हें। ठीक है, यहाँ क्या एंजल टैक्स को 2012 में प्रस्तुत किया गया था और ये गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। यानी कि जैसे स्टार्टअप होते हैं, शुरू में आपने कोई स्टार्टअप खोला और आपको लगभग 1 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, अभी आप एक सीरियल देख रहे होगे, यानी कि जो यूट्यूब पे या एक प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाता है सोनी लिव पर, उसका नाम देखिए याद नहीं आ रहा है, शार्क टैंक। शार्क टैंक में क्या होता है कि वहां पे जो नए नए स्टार्टअप वाले बंदे होते हैं वो जाके शार्क टैंक के जो मालिक होते हैं, 5-6 जो जज होते हैं, उनको दिखाते हैं कि हमारा ये स्टार्टअप है, हमारा इतना ये काम हो सकता है, इसमें आपको बस इन्वेस्टमेंट करना है इतने लाख रुपए का, आप बदले में हमसे कुछ शेयर ले लेना, इक्विटी ले लेना या प्रॉफिट ले लेना। तो ये जो छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं, ये जो पूंजी जुटाते हैं ना, ये पैसा कलेक्ट करते हैं, तो इन पैसों को इनकम मान लिया जाता है और इस पर भी टैक्स लगता है जिसे हम एंजल टैक्स कहते हैं। क्लियर है? तो यहां तक ये बातें समझ में आ गई और ये इंपॉर्टेंट नहीं था ऑफिशियल स्टैटिक्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है कि श्रम, रोजगार और कौशल विकास, यानी कि लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। अब इस टॉपिक में हम यहाँ पे देखेंगे कि PLFS, इट मीन्स कि क्या होता है PLFS, यानी ये होता है आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे।
ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, इसकी बात करेंगे तो अभी इसके बारे में 2022-23 का एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें कहा गया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा, जो कि पिछले वर्ष 55.2% था, इससे बढ़कर ये 57.9% हो गया है 2022-23 में। ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसमें पुरुषों की जो भागीदारी 78.5 हो गई है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है 37% हो गई, जो कि इससे पहले 32 पॉइंट कुछ थी, लेकिन अब ये बढ़ के लगभग 37% हो गई है। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं आप आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में, तो ये कैसे जारी होता है, कौन इसे जारी करता है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण सर्वे मतलब संगठन की नेशनल जो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को आरंभ किया गया था इसके माध्यम से, जिसका उद्देश्य था कि रोजगार और बेरोजगारी संबंधी मुख्य संकेतकों, जिसमें कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात हो गया, श्रम बल भागीदारी दर हो गई, बेरोजगारी दर हो गई, इनका वार्षिक आधार पर अनुमान लगाया जाता था कि कितनी जो है कि जनसंख्या में श्रमिक लोग काम कर रहे हैं, कितनी श्रम बल भागीदारी बढ़ रही है और कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ये तीनों ही कैटेगरी का मूल्यांकन किया जाता है इसमें। अब यहां पर अगर हम देखेंगे वार्षिक स्तर पे दो लेवल पर किया था, यानी ग्रामीण और शहरी में। एक तो होता सामान्य स्थिति जिसको यूजुअल स्टेटस कहते हैं, और दूसरा होता वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, जो कि आंकड़े जारी करने से पहले एक हफ्ते पहले के आंकड़े को लिया जाता है। अब पीएलएफएस की बात करेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो आपका आंकड़े होते हैं मुख्य रूप से वो क्या होते हैं। तो श्रम बल भागीदारी की बात करें तो ये होता है आपका कुल आबादी में कितने लोग श्रम बल में लगे हुए हैं, मतलब कितने लोग कार्यरत हैं। ठीक है, इस आंकड़े को देखें। श्रमिक जनसंख्या का अनुपात में कुल जनसंख्या में कितने लोग हैं जिनको रोजगार मिल चुका है। बेरोजगारी दर की बात करेंगे कि श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि श्रम बल का मतलब होता है जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं और उसकी रोजगार की तलाश में है। इट मीन्स कि वो श्रम बल के हिस्से तो हैं लेकिन उन्हें रोजगार अभी नहीं मिल पाया। मान लेता हूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप कोई भी ऐसा काम है जो ग्रेजुएट स्तर का कर सकते हो, लेकिन आपको बनना है आईएएस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेरोजगार हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में समझिएगा, ठीक है, मैं आपके इमोशन को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएशन लेवल का बंदा कोई भी रोजगार कर सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। इट मीन्स कि आप भी किस में आओगे, श्रम बल के हिस्सेदार में आओगे, आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आओगे। फिर यहाँ कहते हैं कि श्रम बल में कितने लोग बेरोजगार हैं, ये प्रतिशत हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं कि कार्यकलाप की अवस्थिति की बात करेंगे, एक्टिविटी स्टेटस, तो ये भी हो गया। सामान्य जो यूजुअल स्टेटस होता है, जब इसका सर्वेक्षण होता है तो उसमें ठीक 365 दिन पहले 365 दिन के आंकड़े दिए जाते हैं, और वर्तमान में क्या होता है, जब आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं तो ठीक उससे 7 दिन पहले के आंकड़ों को दिया जाता है। तो ये चीज बता रहा है। और जिसमें अगर आप देखोगे कि लैंगिक वेतन अंतराल पे भी अगर आप इस निष्कर्ष को कवर करोगे तो देखोगे सभी प्रकार के कार्यों में पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक कमाते, चाहे वो कैसा भी कार्य हो। आप स्टार्टअप को भी देख लोगे तो ये भी अंतर आप देखो, कितने सारे स्टार्टअप है जहां पे लड़कों ने ही स्टार्टअप लगा रखे हैं पुरुषों ने, तो उनकी इनकम ज्यादा है। महिलाओं के स्टार्टअप बहुत कम ही है, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, वहीं 2023 में स्वरोजगार वाले पुरुष श्रमिकों ने महिलाओं की तुलना में 2.8 गुना अधिक कमाया, और नियमित वेतन भोगियों में भी 24%। यानी ये बता रहे हैं कि लैंगिक स्तर पे भी अभी भी महिलाएं पीछे हैं, पुरुषों की इनकम ज्यादा है। हालांकि ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी में वृद्धि देखने को मिली ग्रामीण स्तर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। तो यहां पर आप देखोगे कि नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि जिस महिला को दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन ने, इनकी जो थीम थी, यानी इन्होंने जो रिसर्च किया उसमें श्रम बल में महिलाओं के बारे में अपने ओपिनियन को दिया, और जो कि विश्व में एक अलग तरीके का ओपिनियन क्रिएट करता है। अगर मैं बात करूं कि क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, और गोल्डिन को यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी की जो आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन इसका ऑपरेट करता है, यानी इसको प्रशासित करता है। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के रूप में 1895 में इसे स्थापित किया गया, और किसी भी क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। शुरू में ये प्रतिवर्ष 5 श्रेणियों में दिया जाता था, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति। लेकिन छठी श्रेणी में भी, इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार देना शुरू कर दिया गया रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन 1968 में, जो कि 1969 में पहली बार क्या दिया गया, इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया गया। हालांकि एक नोबेल लॉरिएट को क्या क्या दिया था, जिसको नोबेल प्राइज दिया जाता है उसको नोबेल लॉरिएट कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर बहुत सम्मान उसका होता है। एक नोबेल डिप्लोमा दिया जाता है, जो प्रत्येक डिप्लोमा एक अनूठी कलाकृति होती है। वहीं एक नोबेल पदक दिया जाता है इसे, और पुरस्कार की राशि कितनी होती है, तो स्वीडिश क्रोनर, जो कि स्वीडिश की धनराशि होती है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया होती है, अमेरिका की क्या है, डॉलर होती है। तो इसी तरीके से 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नोबेल जो संविधि होती है, यानी नोबेल स्टैचू होती है,
इसके अनुसार विजेताओं के चयन में शामिल जजों को 50 वर्ष तक अपने निर्णय पर सार्वजनिक विचार विमर्श करने की मनाही होती है कि हमने किस वजह से इस व्यक्ति को जो है कि नोबेल प्राइज की लिस्ट में शामिल किया है। तो इस पे जो है कि डिबेट करने की पूरी मनाही होती है अगले 50 साल तक। अब बात करेंगे महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक, जो इन्होंने बताए हैं क्लाउडिया गोल्डन ने। क्या क्या बताया? पहली चीज इन्होंने कहा कि यू आकार का जो कर्व है उससे प्रदर्शित किया कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक समृद्धि के बीच ऐतिहासिक रूप से कोई भी सुसंगत संबंध नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रभावित होता है? पहली चीज सामाजिक मानदंड। भाई ऐसा माना जाता है कि रीति रिवाज जो हमारे हैं कि विवाह के बाद इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप भले जो है कि डिमांड है मार्केट में कि महिलाएं बहुत सारे काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं, बहुत स्किल्ड के साथ, लेकिन विवाह के बाद सामान्यतः क्या होता है कि उनको मना कर दिया जाता है कि आपका पति कमा रहा है, आपके ससुर कमा रहे हैं, आपके परिवार में लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, आपको बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि पहली चीज उसका आर्थिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को हतोत्साहित किया गया, पहली चीज उन्होंने बताई। दूसरा पेरेंटहुड प्रभाव, ये कहती हैं कि बच्चों की देखभाल करना यानी कि केयर इकोनॉमी पुरुषों की तुलना महिलाओं की अधिक जिम्मेदारी होती है। भाई महिला जो है कि बच्चों के प्रति आत्मीयता भाव दिखाती है, उनको स्तनपान कराती है, बहुत सारी उनकी जिम्मेदारी उठाती है, और ऐसे में वो अपने करियर को भी छोड़ देती है, अपनी जॉब को भी छोड़ देती है, होता है अक्सर। तीसरी एक तकनीकी नवाचार पे इन्होंने एक बड़ा अलग ही रूप दिखाया, जो मैंने भी सोचा और विचार किया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आप भी जानेंगे कि जब से गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग होने लगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि जब इंटरकोर्स करने के बाद जैसे होता है कि कोई महिला नहीं चाहती है कि वो बच्चा पैदा करे अभी, क्योंकि अभी वो अपने करियर में पीक टाइम पर होती है, बहुत मेहनत करना होता है उन्हें, ऐसे में एक बच्चे की जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाहती है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वो क्या करती है, गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन करती हैं, जिससे महिलाएं जो है कि विवाह भी नहीं करती और उन्हें कोई बच्चा भी नहीं होता है, और उनकी जो डिजायर होती है वो अपना फुलफिल होती है। ऐसी स्थिति में गर्भ निरोधक दवाओं के सेवन की वजह से महिलाएं जो है कि अब शादी करने से ही बच रही हैं, और इसके चलते वो अपनी शिक्षा और करियर की संभावनाओं में वृद्धि कर पा रही हैं। जैसे होता है ना, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार को देखो, बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज को देखो, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर को देखो, वो कहते हैं कि अभी मुझे अपने क्षेत्र में बहुत नाम बनाना है, बहुत नाम रोशन करना है, मुझे बहुत ऊंचाई पर जाना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे परिवार में नहीं फंसना, मुझे बच्चों की देखभाल में नहीं फंसना, लेकिन फिर भी उनकी कुछ डिजायर्स होती हैं जिन्हें वो पूरा करने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर सकती हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो ये चीज मैं नहीं समझ पाया, आप लोग कमेंट करिएगा कि ये महिलाओं की प्रगति में बाधा बनी या जो है कि महिलाओं की प्रगति में आसान साधन बनी है, डिपेंड करेगा सोच पे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे भारत में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं असमानता को कम करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं यू आकार का आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब यहाँ पर इन्होंने दिखाना चाहा यू आकार के कर्व में, अगर आप इसको देखोगे तो एक यू आकार का कर्व बनता है। कैसा कर्व बन रहा है? यू आकार का, दिख रहा है ना। तो इसमें इन्होंने क्या क्या दिखाया क्लाउडिया गोल्डन ने कि महिलाओं की भागीदारी का विकास क्रम कैसा है। अगर आप देखोगे 1790 से लेकर 1820 के दशक के बीच में, इस दौरान अगर आप देखोगे तो लगभग 60% महिलाएं कृषि कार्य में लगी हुई थी। कृषि कार्य में तो महिलाओं का योगदान किसमें था? कृषि कार्य में। धीरे धीरे जो है कि वो कृषि कार्यों से आगे बढ़ती हैं, और 1850 से 1880 के दौरान जब औद्योगिक क्रांति होती है इंग्लैंड में, तब महिलाएं जो है कि उद्योग धंधों में ज्यादा लगने लगी, और लगभग 20% महिलाएं उद्योग धंधों में प्रवेश करती हैं। 1910 के आसपास अगर आप देखोगे या 1940 के आसपास, तो आप देखोगे शिक्षा का प्रसार धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है, अपेक्षाओं में बदलाव हुआ, और ऐसे में आप देखोगे कि सर्विस सेक्टर में अब इनकी जो है कि भागीदारी बढ़ती जा रही है। तो 10%, 20%, 30%, 40%, 60% तक अब सेवा में। इसलिए आप देखोगे सर्विस सेक्टर में बहुत सारी महिलाएं रिसेप्शनिस्ट होती हैं, बहुत सारे व्हाइट कॉलर जॉब करती हैं। व्हाइट कॉलर जॉब जो केवल ऑफिस में बैठ के होता है, कंप्यूटर पे होता है। तो इस तरीके की महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं? वो कहते हैं कि शिक्षा का प्रसार हुआ तो महिलाओं को शिक्षा के अधिकार मिले, उनकी अपेक्षाओं में बदलाव हुआ। अब उनकी अपेक्षा केवल ये नहीं है कि बस एक अच्छे से पति से शादी कर लो, परिवार चलाओ, सास ससुर की सेवा करो, और जो है कि अपना घर परिवार बस इसी चार दीवारी के अंदर कैद कर लो। अब उनकी अपेक्षाएं अपनी पब्लिसिटी, अपनी फेम, अपनी पहचान, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ गई है, और इस वजह से अब उनके परिवर्तन भी आ रहे हैं अपेक्षाओं में। साथ में गर्भ निरोधक दवाओं का भी प्रयोग होने से ये जो सर्विस सेक्टर की महिलाएं हैं, अब ये जो है कि शादी वगैरह से जो है कि एकदम दूर रहना चाहती है, और अपने करियर पे जब पीक पे रहती है तब भी ये शादी नहीं करती, परिवार के जाल में नहीं फंसना चाहती हैं। तो ये यू आकार का विकास क्रम दिखाया क्लाउडिया गोल्डन ने। आगे देखते हैं भारत में लैंगिक अंतराल यानी असमानता को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास उठाए जा रहे हैं। तो पहला प्रयास सरकार ने उठाया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पारित किया गया, जिसमें सवैतनिक वेतन के साथ भी महिलाओं को सीसीएल दी जाती है, यानी कि चाइल्ड केयर लीव जिसे हम कहते हैं, मातृत्व अवकाश, जो कि 26 सप्ताह कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा, व्यावसायिक सुरक्षा
स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता पे भी 2020 में, जिसकी वजह से भूमि के ऊपर खदानों, जमीन के नीचे निरंतर उपस्थिति अनिवार्य जहां पे नहीं है, तकनीकी, पर्यवेक्षी या प्रबंधकीय कार्यों में महिलाओं को रोजगार दिए जाने की बात कर रहे हैं। यानी खदानों में या जमीन के नीचे तो सामान्यतः श्रमिक होते हैं, जो खदानों में से कोयले को, सोने को, इन सबको खदान करते हैं, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उनका मैनेजमेंट करने के लिए भी कुछ कर्मचारी चाहिए, तो वहां पे महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। वेतन संहिता 2019 ने कहा कि लैंगिक आधार पर महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि क्लाउडिया गोल्डिन ने क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको दिया। तो आपके इन कॉन्सेप्ट आपके कहां तक जो है कि एप्रोप्रिएट बैठते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपका कोई भी सुझाव हो सकता है पीटी 365 की क्लास को लेकर, तो मोस्ट वेलकम है, आप लोग अपने सुझाव जरूर दिया करिए, ताकि हम लोग भी उसमें कुछ नया इनोवेटिव ऐड करें, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज की इस क्लास को होल्ड करते हैं। हालांकि मुझे 2 टॉपिक और कवर करने थे, जिसमें गिग इकोनॉमी है और आरबीआई की पॉलिसी थी, लेकिन आपको बता दूं कि वाईफाई का इशू हो चुका है, वाईफाई में थोड़ा सा सर्वर इशू है, तो इसे मुझे मोबाइल के ही डाटा से अपलोड करनी पड़ेगी इस वीडियो को, तो शायद ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं अब इस क्लास को होल्ड करता हूं। बाकी फिर हम कल मिलेंगे। बस 4 से 5 लेक्चर में इकोनॉमिक्स खत्म करने का मैंने प्रॉमिस किया है, तो जरूर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।